मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। बंगारू लक्ष्मण जी का मेरे प्रति भाव कैसा था। मेरे राष्ट्रीय राजनीति में आने के पहले जब मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई का चुनाव होना था। भंडारी जी उस समय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, संगठन मंत्री के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एकाएक भंडारी जी का टेलीफोन मेरे पास गया। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, आपको हैदराबाद जाना है। मैंने पूछा, भंडारी जी किस काम से? तो उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई का वहां चुनाव आपको संपन्न कराना है। तो मैंने पूछा कि मैं तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय राजनीति में मैं हूं नहीं, तो मुझे क्यों भेज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बंगारू जी ने इच्छा व्यक्त की है कि बेहतर यह होगा कि राजनाथ सिंह को ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इकाई का चुनाव संपन्न कराने के लिए भेजा जाए। उनकी इच्छा है, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूं। तब से लेकर लगातार, जबकि उसके पहले मेरा कोई बहुत गहरा संबंध उनके साथ नहीं था। कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती रही हो, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक दूसरे से मिलना होता था, लेकिन बहुत अधिक बातचीत होती रही हो, बहुत अधिक लगाव रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रदेश के अध्यक्ष को चुनाव कराने के लिए भंडारी जी से विशेष उन्होंने आग्रह किया। बाद में तो रिश्ते बहुत ही गहरे रहे, और जो मैंने देखा है बंगारू जी के अंदर, ज्ञानवान तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रज्ञावान कम होते हैं। बंगारू जी जहां पर ज्ञानवान थे, वहीं पर प्रज्ञावान भी एक राजनेता इस हिंदुस्तान के थे। प्रज्ञावान होने के साथ साथ मैंने यह भी महसूस किया, नेताओं के अंदर अथवा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, सभी के बारे में तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जिस धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है, दल की विचारधारा के प्रति समर्पण की का जो भाव होना चाहिए, जिस गहराई तक मैंने बंगारू लक्ष्मण जी के अंदर देखा, सचमुच बिरले ही ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर यह सब सारे गुण देखने को मिलते हैं। बातचीत करने का उनका तौर तरीका, अपनी बातों को तार्किक तरीके से प्रस्तुत करने की उनकी शैली, ये बहुत ही प्रभावी थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आयु बढ़ने के बाद ऐसा हुआ। मैं उनसे 1998 में संभवतः पहली बार मैंने उनसे बातचीत की थी। तब भी मैंने देखा कि उस समय भी वही तौर तरीका उनका था। बोलते भी बहुत प्रभावी तरीके से थे, तर्कसंगत तरीके से बोलते थे, तथ्यपूर्ण बातें उनके भाषणों में रहा करती थी। और बंगारू जी ने एक एजेंडा प्रस्तुत किया था जब वो भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई दलित समाज का व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। और जो एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया था, नागपुर में संभवतः वह राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन था, और उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रही थी, और आज भी उसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए उस एजेंडे को छोड़ा नहीं है। इसलिए सहज रूप से यह कल्पना की जा सकती है कि उनकी सोच, उनकी समझ
और उनके समर्पण के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में किस प्रकार का एक आदर का भाव है। मैं जानता हूं कि तरह तरह के अनर्गल प्रचार भाजपा के बारे में बराबर किए गए और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। सचमुच जो लोग समाज को लेकर नहीं चलते हैं और शायद आत्मनिरीक्षण करने के बाद उन्हें निश्चित रूप से इस बात का एहसास होता होगा कि वो पूरे समाज को लेकर नहीं चलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। इसलिए सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाकर उन्हें भी अपनी जमात में क्यों न शामिल कर लिया जाए। शायद इसीलिए इस प्रकार के आरोप लगाए। और मैं वो वाक्य भूल नहीं सकता जो बंगारू जी कहा करते थे कि हम लोग राजनीति तो हम लोग देश के लिए कर रहे हैं ना, देश के लिए कर रहे हैं। और देश में को बनाने के लिए किसी एक समाज को, किसी एक वर्ग को छोड़कर देश नहीं बनाया जा सकता। और मित्रों, हमारी निश्चित यह मान्यता है कि समाज के किसी एक वर्ग को छोड़कर मेजॉरिटी अथवा माइनॉरिटी के आधार पर सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बराबर अपनी तरफ से इस समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। मुझे तो सचमुच बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है जब अपने दल में डॉक्टर संजय पासवान जैसे चिंतक विचारक को मैं देखता हूं, थावरचंद जी गहलोत जैसे व्यक्ति को देखता हूं, सत्यनारायण जी जटिया। अभी यदि उनसे कह दिया जाए कोई कविता प्रस्तुत करने के लिए तो वो कविता प्रस्तुत करेंगे, और हल्की फुल्की कविता नहीं, इसमें विचार हो, चिंतन हो। ऐसे नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और आज देश का जैसा राजनीतिक माहौल है, इस राजनीतिक माहौल को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों को कैसे जोड़ा जाए। भारत का कोई व्यक्ति सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आज महाराष्ट्र में चले जाइए अथवा सारे देश में किसी दलित नेता का नाम पूछिए, रामदास जी आठवले, स्वाभाविक रूप से लोगों की जिह्वा पर उनका नाम आ जाता है। पार्टी का अध्यक्ष होते हुए सचमुच जब मैंने देखा कि कुछ अपने मित्रों को साथ लेना चाहिए, क्योंकि इस बार का चुनाव किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही नहीं हो रहा है, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है, देश बनाने के लिए हो रहा है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, सभी क्षेत्रों से जो ऐसे दिग्गज जिनकी मान्यता है अपने दलित समाज में, ऐसे सारे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक गठबंधन होना चाहिए। मैं तो सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं रामदास जी आठवले को। और हमारी पार्टी ने भी फैसला किया, भले ही हमारी पार्टी का कोई सदस्य राज्यसभा में जाए अथवा न जाए, लेकिन रामदास जी आठवले जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में लाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में लाया, उनके महत्व को समझते हुए। उदित राज जी जैसे चिंतक और विचारक को भी हम लोगों ने प्रयत्नपूर्वक भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। बिहार का सवाल था, माना जाने नेता दलित समाज में रामविलास जी पासवान, उनके लिए प्रयत्न किया हम लोगों ने कि नहीं, आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए। कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से वो कुछ हमसे दूर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सब सारी बातें अब समाप्त हो चुकी हैं। अब इस देश को बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर सकता है। इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया। और इसी प्रकार का चिंतन, इसी प्रकार की सोच हमारे बंगारू जी की थी। उड़ीसा के एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। कभी सोचा होगा कि देश के राजनीतिक पटल पर वह भी कहीं दिखाई देंगे।
योग्य थे, वकील थे, प्रतिभा संपन्न थे, सब कुछ थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता स्वीकार कर उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने का अपने जीवन में सबसे पहले निर्णय लिया। क्योंकि सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने वाला व्यक्ति, उसकी यह अपेक्षा नहीं रहती है कि हमको सरकार बनानी है। आज हमारे रामलाल जी प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता इन्होंने स्वीकार की, तो संघ का कोई व्यक्ति तो यह कल्पना भी नहीं किया होगा कि कभी वो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो केवल देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करने के भाव से ही एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन में वह काम करना प्रारंभ करता है। वैसे ही बंगारू जी वहीं से उन्होंने काम प्रारंभ किया। व्यापक सोच के धनी ऐसे बंगारू जी थे। आज दावा दुनिया अन्य राजनीतिक पार्टियां भले ही करें, लेकिन अभी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली यदि कोई पार्टी है, कोई गठबंधन है, तो वह भाजपा है अथवा भाजपा नेतृत्व का एनडीए गठबंधन है। और मुझे सचमुच जब मैंने मंच पर रामदास जी को देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज जब हम लोग बंगारू लक्ष्मण जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो स्वयं वह मुंबई से चलकर यहां पर आए हुए। वैसे मित्रों, यह विधि का विधान है, जो आया है उसको जाना है। और बंगारू जी भी कहा करते थे, यश और अपयश यह सब तो विधि हाथ है, जो विधाता चाहेगा वही भी होगा, चाहे यत्न व्यक्ति कितना भी क्यों न कर ले। इस समाज के ऐसे दलित और चिंतक लोगों की इस देश को आवश्यकता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं अथवा जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, बहनों भाइयों, वो संस्कृति कहां रही होती यदि हमारे देश में आदि कवि इन्हें कहा जाता है, पहला कवि इन्हें कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि न पैदा हुए होते, तो हमारी संस्कृति इतनी समृद्धशाली संस्कृति कैसे होती। वेद व्यास जी न रहते तो शायद महाभारत की रचना कौन करता। रविदास जी जैसा संत रविदास जी, काशी नरेश राजा, उनके यहां भगवान राम की एक सिद्ध प्रतिमा थी, उसको लेने के लिए बहुत आरजू मिन्नत किया, उनकी झोपड़ी में गए, सब कुछ किया, वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं अपनी सिद्ध प्रतिमा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा सोने से भर दूंगा आपकी झोपड़ी। उन्होंने कहा सोना तो मिल जाएगा, धन तो आई हैं और जई हैं दोनों। यह बात भाषा उन्होंने कही थी अपनी भोजपुरी में, लेकिन हमारे ये कहाँ मिलेंगे, राम कहाँ मिलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यह देश कभी भूल सकता है? उनका कितना बड़ा योगदान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो इस सीमा तक कहा था यदि उस समय भी आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से दलित समाज ने अपनी भूमिका निभाई है, थोड़ा सा इसे और यदि गति दी गई होती तो भारत शायद 15 अगस्त 1947 के पहले ही आजाद हो गया हो। और उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी मुझे आश्चर्य है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो महात्मा गांधी के आग्रह पर शामिल किया गया। सोच और चिंतन, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां जो इस देश में चल रही हैं, उनमें मौलिक सोच और चिंतन में अंतर क्या है, इसका सही ही आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो विधि का विधान है होगा वही, वो टाला नहीं जा सकता है। बंगारू जी हम सबके बीच अब नहीं है,
जैसा रामलाल जी ने बताया कि मैं तो उस समय मिलने भी गया था, रामलाल जी भी थे, पूरी मीडिया हैदराबाद की वहां पर मौजूद थी। एक संतोष का भाव उनके चेहरे पर दिखा, क्योंकि जानते थे कि जिस कार्यक्रम में आए हैं इतना विलंब होगा कि आना उनका संभव नहीं है। फिर भी मैंने कहा जो कुछ भी होगा जाओ, गए। मैं समझता हूं कि सोच, उनकी समझ, उसे हम सबको भी समझना चाहिए और उसी दिशा में हम सबको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के ही सदस्य में जितने उनके शुभचिंतक हैं, जितने लोगों का उनके साथ भावनात्मक रिश्ता रहा है, ऐसे सारे लोगों को इस कष्ट को सहन करने की परमात्मा क्षमता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।